हेलो एवरीवन। हमारी पिछली क्लास में हमने 10th की एनसीईआरटी को शुरू किया था, जिसमें हमने बायोलॉजिकल सिस्टम से शुरुआत की थी और हमने उसमें हृदय और हृदय का जो वर्क होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब अगली क्लास की शुरुआत करने से पहले हम सब लोग, जैसे कि मैं भी आरबीएससी की स्टूडेंट रही हूँ, तो आरबीएससी के बच्चे तब तक नहीं पढ़ते जब तक हमें दो मैजिकल वर्ड्स सुनने को नहीं मिलते। जैसे पहला तो होता है हमारा होमवर्क और दूसरा हमारा होता है टेस्ट। अब अगर हम 10th क्लास में हैं तो टेस्ट तो वैसे भी बहुत हो जाएंगे, लेकिन होमवर्क अगर हमने क्लास पूरी देख ली है और हमने घर पे उस पर कोई वर्क नहीं किया तो उस क्लास को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आज की क्लास की शुरुआत हम हमारे होमवर्क से ही करेंगे कि जैसे कल जो हमने क्लास ली है उससे हमें कैसे पढ़ना है वापस घर पे। तो जैसे कल हमने दो टॉपिक लिए थे, पहला था हमारा हृदय पंप हाउस और दूसरा था हमारा डबल सर्कुलेशन। तो इससे रिलेटेड आपको, जैसे आपकी एनसीईआरटी हो गई, आपकी कोई भी बुक जो आपके स्कूल में टीचर आपको प्रिफेयर करते हैं, या फिर आरबीएससी में तो जैसे हमें नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन करवा देते हैं, तो इन सब में जितने भी आपको, जब हमने कल जो पढ़ा था टॉपिक, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे आपको या तो इसे वापस देखना ही नहीं है, हमें वीडियो को सीधे वो क्वेश्चन ही हमें सोल्व करने हैं। उससे क्या होगा, हमें कितना समझ में आया वो पता चलेगा। अब हमें ऐसे तो क्लासेस बहुत बोरिंग लगते हैं क्योंकि हम खुद उस पर कोई भी कोशिश नहीं करते, कुछ ट्राई नहीं करते, और मेरा तो पढ़ाने का तरीका ही बहुत बोरिंग है। तो हमें कितना समझ में आया है उससे पता कैसे चलेगा, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जब आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और आपके क्वेश्चन आपको आपकी लैंग्वेज में लिखने हैं, जैसा आपको समझ में आया है बस वही आंसर लिखना है। फिर हमें क्या करना है कि जैसे हमने अब आंसर तो लिख दिया है, अब आंसर लिखने के बाद में हम हमारी एनसीईआरटी खोलेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, लैंग्वेज चेक। क्योंकि अगर हम 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लैंग्वेज भी तो मैटर करती है ना, तो हम लैंग्वेज चेक करेंगे। उसमें भी आपको लैंग्वेज को रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, फिर आप उस लैंग्वेज को जब एनसीईआरटी से मैच करेंगे ना, तो उसी टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ क्या लिखना है। और फिर अगर हमें कोई डाउट है, जैसे कोई क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तो वो आप मुझसे जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप वो डाउट्स डाल सकते हैं। अब ये तो हमारा होमवर्क हो गया जो हमें करना है। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं हमारी अगली क्लास की। तो जैसे मैंने शुरू में ही पढ़ाया था कि जो परिसंचरण तंत्र है उसके जैसे जो अंग हैं उनमें क्या आता है, पहला आता है हमारा हृदय। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा आता है हमारा रक्त वाहिनियाँ, और तीसरा कौन आता है, हमारा रक्त खुद आता है। तो हृदय के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करें कि जैसे हृदय की हमने सारी कार्य प्रणाली तो पढ़ ली है, लेकिन हृदय का जैसे कोई हमें कहे कार्य लिखो क्या होता है, तो उसमें इसका कार्य क्या होगा। हृदय क्या होता है, हमारे शरीर का पंप हाउस होता है। अब हृदय पंप हाउस कैसे हुआ, तो हम सबको पता है, ये ब्लड को जो है पंप करता है बॉडी ऑर्गन्स के पास, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पंप हाउस कहते हैं। अब अगर ये पंप हाउस की तरह कार्य कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनित रक्त को कहाँ पहुँचा रहा है, ऑर्गन्स के पास पंप कर रहा है या अंगों के पास पंप कर रहा है। वहीं ये वी ऑक्सीजनित रक्त को कहाँ पंप कर रहा है, ये तो अगर हमने पूरी क्लास कल पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा क्या है उसके बारे में हम देखें, या हृदय के कार्य के बारे में हम देखें, तो वो हमारा शॉर्ट में हो जाएगा कि ये हमारी बॉडी का क्या होता है, पंप हाउस होता है, और ये ब्लड को पंप करता है। अब पंप करने के इसके दो पाथ होते हैं, एक तो ये हमारे लंग्स को या फेफड़ों को पंप करता है, और दूसरा होता है हमारे अंगों को पंप करता है। तो ये तो हमने हृदय के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसके कार्य और ये
कैसे इसकी प्रोसेस होती है कार्य करने की, वो हमने पूरी पढ़ ली है। अब अगला अगर हम पॉइंट देखें हमारा, तो वो आता है हमारी रक्तवाहिनियाँ। अब रक्तवाहिनियों के बारे में जब कल मैंने दोहरा परिसंचरण बताया था, तो वहाँ मैंने कहा था कि जो ये हमें कन्फ्यूजन रहता है सीरा और धमनी का, वो जब हम वाहिनियाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो आज हम वो सीरा और धमनी के कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। जैसे वाहिनियाँ हमारे शरीर में दो ही टाइप की होती है, पहली होती है सीरा और दूसरी होती है धमनी। तो मैं यहाँ पहले यही लिख देती हूँ कि जैसे ये तो मैंने मान लिया हमारी सीरा हो गई और ये हो गई धमनी। तो अब सीरा और धमनी का जो मेन पॉइंट है या जो हमें समझना होता है, जिसे हमारे क्वेश्चन जैसे हम लिखने में कभी गलती ना करें, तो वो पॉइंट क्या होता है कि जो धमनियाँ होती है ना, वो हमेशा हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। जैसे ये हमारा हृदय हो गया, अगर हम वेंट्रिकल की बात करें तो इससे महाधमनी में रक्त जा रहा है ना, तो धमनियाँ क्या करती है, हमेशा रक्त को हमारे हृदय से दूर लेके जाने का कार्य करती है। वहीं अगर हम सिराओं की बात करें तो इनका वर्क क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे रक्त को वापस हमारे हृदय में लेके आती है। तो पहले हम ये पॉइंट लिख देंगे, बाद में हम इसको समझेंगे। तो धमनी के लिए मैंने क्या कहा, धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर अंगों तक लेके जाती है। और वही अगर मैं सीरा की बात करूँ तो इसका क्या होता है, सीरा रक्त को अंगों से हृदय तक लेके आती है। तो हम जो इनके बारे में ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि जैसे धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त होता है और सिराओं में विऑक्सीजनित होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर हम इन दोनों पॉइंट से इनको याद करेंगे कि जो हमारी धमनियाँ होती है वो हृदय से दूर अंगों तक रक्त को लेके जाती है, और जो हमारी सिराएँ होती है वो अंगों से रक्त को हमारे हृदय तक लेके आती है, तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब हम कहें कि क्वेश्चन सही कैसे होगा, तो जैसे हमने कल डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, तो वो वापस मैं यहाँ डायग्राम बना देती हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे है ये हमारा बायां अलिंद और बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। अब हम सबको पता है कि जो बायां निलय होता है उससे रक्त कहाँ जाता है, हमारे शरीर को, और अगर जो हम दाएं निलय की बात करें तो उससे रक्त कहाँ जाता है, जाता है हमारे फेफड़ों को। मतलब इन दोनों ही केस में रक्त कहाँ जा रहा है, हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो रक्त को हृदय से दूर अंगों तक लेके जाते हैं। तो ये हृदय से दूर ही जा रहा है ना, रक्त अगर बाहर जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, हृदय से दूर। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये दोनों क्या होगी, हमारी धमनियाँ होंगी। अब अगर मैं दोनों तरफ लिख दूं कि ये भी धमनी है और वो भी धमनी है। अब बात आती है इनके नाम को याद रखने की। तो जब हमने कल वर्क पढ़ा था हृदय का कि वो कैसे कार्य करता है, तो हमने जब इस पार्ट के बारे में या बायां भाग के बारे में बात की थी, तो यहाँ क्या था कि ऑक्सीजनित रक्त को कहाँ पहुँचाता है, हमारे अंगों तक पहुँचाता है। तो अंगों तक पहुँचाने में सिर्फ ये एक धमनी तो काम नहीं आ सकती ना, जो हमने यहाँ पे बनाई है ये तो वर्क नहीं करेगी। ये अगर पूरे शरीर में हर जगह रक्त पहुँचाना चाहे तो बहुत भयंकर ही जाल बन जाएगा और रक्त हर जगह पहुँचेगा भी नहीं। तो उसमें क्या होता है, ये आगे से आगे जैसे पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो ये धमनी क्या होती है, छोटी से छोटी होती जाती है। तो इसलिए ये एक बड़ी धमनी है जो बाद में छोटी धमनियों में डिवाइड हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, महाधमनी। और वहीं अगर हम इधर बात करें तो ये भी रक्त को दूर लेके जा रही है, तो धमनी तो ये होगी। अब हम राइट वेंट्रिकल की बात करें या दायां नीले की बात करें तो यहाँ से रक्त जाता कहाँ है, यहाँ से रक्त जाता है हमारे फुफ्फुस को। और अगर हमें ये डायग्राम सही से समझ में नहीं आ रहा तो आप दोहरा परिसंचरण का डायग्राम खोल के देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर ये रक्त को हमारे फुफ्फुस तक लेके जा रही है तो ये कौन सी हो गई, फुफ्फुसीय धमनी। अब ये तो धमनी की बात हो गई, फिर हम करते हैं सिराओं की बात। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा
कि ये अंगों से हृदय तक लेके आती है रक्त को। अब यहाँ लेके आने का काम दोनों हमारे आलिंद में होता है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि आलिंद में रक्त आके इकट्ठा होता है, मतलब यहाँ रक्त आके इकट्ठा हो रहा है। अब अगर हम हमारे दाएं आलिंद की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स का विऑक्सीजनित रक्त होता है ना, वो आके इकट्ठा होता है। और जो ये रक्त को लाने का काम हमारी सिराएं कर रही है, तो ये एक बात तो फिक्स हो गई कि ये सिरा ही होगी। और वहीं अगर हम हमारे बाएं आलिंद की बात करें तो इससे हमारे फुफ्फुस से रक्त आ रहा है, तो वो ऑक्सीजनित है या विऑक्सीजनित है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस रक्त हमारे हृदय तक आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगी, हमारी सिरा हो जाएगी। अब जैसा कि हमने यहाँ कहा, ये तो फुफ्फुस को रक्त पहुँचा रही है और इसमें फुफ्फुस से रक्त आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, हमारी फुफ्फुसीय सिरा। और वहीं हम इसकी बात करें तो जैसे बहुत सारी छोटी छोटी सिराएं जो हमारे शरीर से आती है, वो आके एक बड़ी सिरा का निर्माण करती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, महासिरा। तो यहाँ से इनको याद करना आसान हो गया, सिर्फ हमें एक ही पॉइंट इस डायग्राम के लिए याद करना है कि सिराएं हमेशा हृदय तक रक्त को लेके आती है और धमनियाँ हृदय से रक्त को दूर अंगों तक लेके जाती है। तो ये तो हमारा एक पॉइंट हो गया सिरा और धमनी के बारे में। फिर दूसरे पॉइंट की हम बात करें, अगर हमने ये पॉइंट हमें याद है तो हमारा डबल सर्कुलेशन का डायग्राम और उसका पाथ कभी भी गलत नहीं हो सकता, सिर्फ हमें ये एक ही पॉइंट याद रखना है। और उसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि जो हम इनको ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड के लिए अलग अलग करते हैं ना, कि जैसे उसके आधार पर हम इनको बांटते हैं, तो वो हमेशा हमारा गलत ही होता है। तो इसलिए हमें इसको किसके आधार पर बांटना है, जो इसका ट्रू वर्क है उसके आधार पर। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। हम सब लोगों के घर में प्लास्टिक के पाइप तो होते ही हैं पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। अब अगर हम उन प्लास्टिक के पाइप को देखें तो अगर हम उन्हें सर्दियों में देख रहे हैं तो क्या होता है, पाइप क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं, है ना। वो फिर हम उनको पिचका नहीं सकते, वो जिस साइज में होते हैं ना उसी साइज में वो बने रहते हैं। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें तो क्या होता है, ये प्लास्टिक पाइप थोड़े क्या होते हैं, लचीले हो जाते हैं, मतलब अब ये फैल सकते हैं ना अपनी जगह से ज़्यादा। अब हम एक चीज़ को सोचें कि अगर हम इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ दोनों में पानी डाल रहे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी डाल रहे हैं तो कौन से पाइप के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सर्दी में जो पाइप अकड़ चुका है उसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं, तो देखो अगर सर्दी में पाइप अकड़ चुका है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इसमें पानी आ रहा है तो क्या होता है, इसकी दीवार जो है अपनी जगह से फैल नहीं पाएगी, और अगर दीवार फैल ही नहीं पा रही है तो उसका प्रेशर झेल नहीं पाएगी, तो उसके फटने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें तो इसकी जो दीवार है वो क्या है, थोड़ी लचीली है। अब अगर लचीली दीवार है तो हमने ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी भी अगर इसमें डाला तो क्या होता है, ये फैल जाती है। और अगर ये फैल जाएगी तो इस प्रेशर को क्या करती है, जैसे जगह अंदर ज़्यादा होगी तो इस प्रेशर को झेल जाती है और ये इसके फटने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब उसी से हम हमारे धमनी और सिरा के वर्क को अगर रिलेट करना चाहें तो हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा कि हमारा जो नीले होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, ब्लड सारे ऑर्गन्स तक पहुंच चुके हैं। अगर वो कम अगर उसने प्रेशर डाला है तो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचने के चांस ही नहीं है। फिर तो जैसे वो तो वही बात होगी, अगर प्रेशर लगाए नहीं हुए रक्त अपनी मर्जी से सारे अंगों में पहुंच रहा है तो उसे तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब हमारा हृदय पंप हाउस की तरह काम कर रहा है और उसने हृदय से रक्त को क्या किया है, पंप किया बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, तो इसका मतलब हमारी धमनियों में रक्त गया है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। अब जैसे हम हमारी महाधमनी की बात करते हैं, महाधमनी पूरे शरीर में रक्त को लेके जाती है ना। अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ रक्त आ रहा है और अगर हमारी महाधमनी सर्दियों की पाइप की तरह हो गई, मतलब इसका साइज अगर निश्चित रहा तो उसके फटने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इसे कैसा होना पड़ेगा, गर्मियों की पाइप की तरह, यानी थोड़ा लचीला होना पड़ेगा।
तो इस प्रेशर को झेलने के लिए क्या होता है, जो हमारी धमनी होती है ना, उसकी जो दीवार होती है, जैसे हमने हृदय के बारे में बात की कि ये बहुत ज़्यादा पंप करता है, तो इसकी दीवार में क्या होते हैं, नीले भाग में मसल्स ज़्यादा होते हैं ताकि ये अच्छे से पंप कर सके। वैसे ही धमनी की अगर हम बात करें तो इसकी दीवार में भी स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम कहें कि इन स्मूथ मसल्स का काम क्या है, तो जैसे देखो ये ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कहाँ गया, हमारी महाधमनी में। अब इसकी दीवार में तो स्मूथ मसल्स है और वो लचीली है, तो ये क्या करती है, इसकी दीवार को फैला देती है। अब फैला देंगे तो क्या होगा, प्रेशर दीवार पे बहुत कम लगेगा और दीवार के फटने के चांसेस कम रहेंगे। अगर वहीं हम कहें कि स्मूथ मसल्स मान लो धमनी में कम हो और ये सर्दियों वाली पाइप की तरह अकड़ी हुई रहे, तो उसमें क्या होगा, इतने प्रेशर के साथ जो ब्लड हमारा आएगा तो उससे इसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ हम ये एक पॉइंट लिख देंगे, धमनियों की दीवार मोटी होती है ताकि वो ज़्यादा रक्त दाब को सहन कर सके। ये तो हमने धमनियों के बारे में लिख दिया। अब अगर वहीं हम सिराओं की बात करें तो जैसे पहले रक्त हमारे हृदय से गया हमारे धमनियों के पास रक्त जाके फिर जैसे महाधमनी और छोटी धमनियों में डिवाइड हुई, फिर वो धमनियाँ आगे जाके और छोटी धमनियों में डिवाइड हुई, तो क्या होता है, ये जो प्रेशर जो पहले महाधमनी में लग रहा है ना, ये धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो फिर अगर हम सिराओं तक पहुँचे तो उसमें क्या होता है, ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। अब अगर प्रेशर ही कम हो गया तो इसकी दीवार पे प्रेशर लगने के चांसेस भी कम हो गए, तो इसकी दीवार को इतना मोटा या इतना मसल्स वाला होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसके फटने के चांसेस तो वैसे ही कम है, इस पे प्रेशर कम लग रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिराओं की दीवार पतली होती है क्योंकि इनमें रक्त दाब कम होता है। अब ये तो दो इसके इम्पोर्टेंट समझने वाले पॉइंट यही होते हैं कि जैसे पहला तो हमने कहा कि हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर इसीलिए गलत होते हैं कि हम इस पॉइंट को कभी भी ये नहीं समझते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन या परिभाषा हो सकती है। हम हमेशा इनको ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित के आधार पर अलग करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, हमें यही इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। अब दूसरा हम बात करें तो उनकी दीवारों की है, तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जैसे हम लोगों को पता तो है कहाँ प्रेशर कम लग रहा है कहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो इसे भी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें उस प्रेशर को माइंड में रखना है और उससे हमारा क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ दीवार को मोटा होना पड़ेगा और जहाँ प्रेशर कम है वहाँ दीवार को पतला होना पड़ेगा। अब उसके अगले पॉइंट की हम बात करें तो जैसे हमने कह दिया कि हमारी धमनियों की दीवार क्या होती है, मोटी होती है, और ये दीवार मोटी किसकी वजह से होती है, स्मूथ मसल्स की वजह से। आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ये ज़रूरी नहीं है लिखना। अब अगर हमने कहा कि इसकी दीवार बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो ये तो एक वो वाली बात हो गई कि जैसे अगर किसी पाइप की दीवार बहुत ज़्यादा मोटी और पाइप का साइज हो ही है तो उसके अंदर जो गुहा है उसकी साइज़ तो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। वहीं अगर हम सिराओं की बात करें तो ये वो पाइप है जिसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, इसका मतलब इसकी गुहा का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। तो यहाँ अगला पॉइंट जो है वो सेकेंड पॉइंट से रिलेट करता है, धमनियों की गुहा की साइज छोटी होती है और सिराओं की गुहा की साइज क्या होती है, बड़ी होती है।
अब यहाँ हमें एक डाउट ये भी आ जाता है कि भाई यहाँ साइज़ छोटी है, इतनी छोटी साइज़ है तो फिर प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो ये क्यों नहीं फटेगी। तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी दीवार अगर मोटी होगी और स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी तो क्या होगा, जब ब्लड आएगा तो इसकी साइज़ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर साइज़ ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या होगा, फटेगी नहीं। तो हमें इतना ही याद रखना है कि अगर इसकी दीवार मोटी है तो अपने आप ही इसकी गुहा की साइज़ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। अब जो हम ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित ब्लड से पढ़ते हैं ना, उसके बारे में देखते हैं। जैसे हम जो पॉइंट पढ़ते हैं वो होता है कि धमनियाँ जो होती है उनमें ऑक्सीजनित ब्लड रहता है, और जो हमारी सिराएं होती है उनमें क्या होता है, विऑक्सीजनित ब्लड रहता है। तो हम यहाँ सिर्फ धमनियाँ और सिराएं ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, हमें इस लाइन के बीच में एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, वो होगा हमारा अधिकांश। अधिकांश धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त रहता है। और वहीं अगर हम सिराओं की बात करें अधिकांश सिराओं में विऑक्सीजनित ब्लड रहता है। अब जैसे यहाँ ये अधिकांश आ गया तो ये क्या होगा, इसकी परिभाषा कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि हमने यहाँ अधिकांश लगाया है। तो हम इन दोनों को क्या होता है, इस जो हमने अभी ये लाइन लिखी है इसके आधार पर हम इनको अलग नहीं कर सकते। अब अगर हम इसे समझना चाहे तो वो कैसे होगा, तो जैसे हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, तो नीचे वाले पार्ट से निकलने वाली क्या होगी, हमारी दोनों धमनियाँ, और ऊपर वाले पार्ट में ब्लड लाने वाली कौन सी होगी, हमारी सिराएं। ये हम देख चुके हैं। अब हमने यहाँ लिखा था इसको फुफ्फुसीय धमनी। अब यहाँ हमको पता है ब्लड बाहर जा रहा है तो ये धमनी तो होगी, लेकिन वहीं अगर हम हमारे दाएं भाग की बात करें तो इसमें तो अनॉक्सीकृत रक्त होता है ना, इसलिए हमने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है, अधिकांश। मतलब सारी धमनियों में ऑक्सीजनित रक्त नहीं होता है। तो इसका अपवाद हम क्या लिख लेंगे, हमारी फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अनॉक्सीकृत रक्त होता है। वहीं अगर हम सीरा की बात करें तो हमें पता है जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके आती है वो कौन होती है, हमारी फुफ्फुसीय सीरा हो गई। अगर ये ब्लड लेके आ रही है तो ये कहाँ से लेके आ रही है ब्लड को, फेफड़ों से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीकृत रक्त होगा। और हमने यहाँ लिखा है कि अधिकांश सिराओं में विऑक्सीजनित रक्त होता है, लेकिन हमारी फुफ्फुसीय सिरा को हमने देखा तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त होता है। तो इसलिए हम यहाँ इसका भी अपवाद लिख लेंगे, और जो क्या हो जाएगा हमारा फुफ्फुसीय सिरा। अब ये तो इसके लगभग सारे डिफरेंस आ चुके हैं। फिर हमारी एनसीईआरटी में एक लास्ट ये दिया हुआ है कि जैसे हम सीरा और धमनी में देखें तो धमनी की अगर हम बात करें तो हमारा हृदय पहले से इतना ब्लड पे प्रेशर डाल देता है, और फिर हमारे ज़्यादातर बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे हृदय से नीचे ही पाए जाते हैं, ऊपर का भाग तो वो छोटा होता है। तो अगर हम देखें कि जैसे ब्लड हमारे हृदय से निकला और अगर वो नीचे वाले ऑर्गन्स में जा रहा है तो ये तो ग्रेविटी के लिए काम हो गया ना, कि वो नीचे ही जा रहा है और ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है। तो इस ब्लड का क्या होता है, सारे ऑर्गन्स तक पहुँचना आसान होता है। एक तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, और दूसरा क्या होता है, ग्रेविटी भी वर्क कर रही है, यानी गुरुत्व भी वर्क कर रहा है। वहीं अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराएं रक्त को वापस अंगों से लेके आएगी ना हमारे हृदय तक। तो अगर वो नीचे वाले अंगों से रक्त को लेके आ रही है तो उसमें क्या होता है, एंटी ग्रेविटी वर्क हो गया वो तो, यानी हम गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। और दूसरा जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हमारी सिराओं में क्या होता है, प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि धमनियों से सिराओं तक पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे अगर इनके इतने ज़्यादा पार्ट्स होंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। तो उसमें क्या होते हैं कि अगर एंटी ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, प्रेशर भी कम है, तो जैसे हम कहें कि ये पाइप से ऊपर ब्लड जा रहा है और इसका प्रेशर भी बहुत कम है, और दूसरा ये गुरुत्व के विरुद्ध भी है।
तो उसमें क्या होता है कि इसके वापस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। जैसे कई बार ऐसा होता है टंकियों में मोटर से पानी चढ़ाया जाता है, अगर टंकी की हाइट बहुत ज़्यादा है और मोटर ढंग से वर्क नहीं कर रही है तो वो पानी क्या होता है ज़्यादा हाइट तक पहुंच नहीं पाता है, वो वापस नीचे आ जाता है। तो यही प्रोसेस हमारी सिराओं में होती है। तो इसलिए इसको वापस नीचे आने के लिए, बचाने के लिए क्या होता है, इसमें जगह जगह पे कपाट पाए जाते हैं। ये वर्क इस तरह करते हैं जैसे ब्लड दो कपाटों के बीच में आया, फिर वहाँ रुक गया, फिर वो कपाट खुले, फिर वो अगले दो कपाटों के बीच में आया और वहाँ रुक गया। तो ये होता है हमारी सिराओं के कार्य करने का तरीका। और ये ऐसे क्यों कार्य करती है, ताकि हमारा जो ब्लड है ना उसका बैक फ्लो ना हो। तो हम हमारा अगला पॉइंट लिख देंगे, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। ताकि रक्त का विपरीत प्रवाह ना हो। और वहीं अगर हम धमनी की बात करें तो हमने कहा इतने प्रेशर के साथ एक तो ब्लड जा रहा है और फिर ज़्यादातर बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं वो नीचे ही पाए जाते हैं, यानी ग्रेविटी के लिए वर्क हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, इनको ब्लड जैसे जा रहा है तो उसी दिशा में उसको जाना है, और एक तो इतना प्रेशर भी है तो इसलिए इनको उस ब्लड को कहीं रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनको कपाट की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पॉइंट क्या होगा, धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते। जैसे मैं ये नोट्स लिखवा रही हूँ तो आपको ये सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स क्या होता है, हमारा खुद का लिखने का तरीका होता है। तो जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ और मैं लिखती नहीं हूँ उसको आप अपनी लैंग्वेज में साथ साथ लिख सकते हैं। जैसे आप सिराओं के लिए जो मैंने यहाँ समझाया, अगर वो साथ में ही लिख लेंगे तो आपको वापस जब पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर आपको साथ में जल्दी समझ में आ जाता है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ तो हमने सिराएं और धमनियाँ क्या कंप्लीट कर ली, लेकिन यहाँ हमने ये भी तो देखा ना कि जैसे हमने धमनी पढ़ा तो हमने कहा कि इसमें मसल्स की दीवार होती है मोटी सी। तो इतनी मोटी दीवार होगी तो कैसे ये वर्क करेगी, कैसे तो इसमें ऑक्सीजन जो है बाहर जाएगी, कैसे CO2 अंदर आएगी, ऐसे कैसे वेस्ट मटेरियल्स हमारे ब्लड तक पहुंचेंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो इतनी मोटी दीवार मान ली है, तो इससे बाहर और अंदर आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें कि इसको हम पॉसिबल कैसे बनाएं इम्पॉसिबल को, तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमारे हृदय से ये धमनी आई, फिर क्या हुआ, ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और लास्ट में क्या होता है, ये बहुत ही पतली दीवार की बहुत बड़ा सा जाल बनाती है। अब ये तो हमने धमनी की बात कर ली, तो ये लास्ट में जो इस पतले जाल की हमने बात की है ना, इसको हम कहते हैं केशिका। अब हम कहें कि आखिर ये केशिका होती क्या है, तो जैसे हमारी धमनी की जो दीवार होती है ना, उसमें क्या होता है, उसकी लेयरिंग कम हो जाती है, या लास्ट में जैसे ये हमारी केशिका हमने मान ली तो इस पे क्या होता है, सिर्फ एक कोशिकीय ही परत होती है। अब इतनी पतली परत रहेगी, मतलब एक ही कोशिका है, तो उससे क्या होगा, पदार्थों के आदान प्रदान में आसानी होगी ना। इसलिए केशिका क्या होती है, एक कोशिकीय परत वाली वाहिका होती है। अब इससे आगे कैसे वर्क होता है, तो जैसे ये केशिकाएं तो सारे अंगों तक पहुंच चुकी है और उनको इनको जो सप्लाई करना था वो कर चुकी है, यानी ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करवा चुकी है, CO2 उनसे ले चुकी है। तो ये तो केशिकाओं ने अपना वर्क कर दिया, क्योंकि इनकी जो लेयर होती है ना, इनकी जो दीवार होती है वो बहुत पतली या एक कोशिकीय होती है, इसलिए आदान प्रदान क्या होता है, आसानी से होता है। अब ये केशिकाएँ जो होती है ना, ये जब वापस आपस में मिलके किसका निर्माण करती है, हमारी सिराओं का, और ये सिरा बाद में किस में बदल जाती है, महासिरा में। अब अगर हम केशिका के यहाँ कार्य की बात करें तो इसके एक तरफ हमने कहा धमनी है। जब
धमनी बहुत ही छोटे छोटे यानी एक कोशिकीय परत वाली वाहिकाओं में डिवाइड होगी, तो उसको हमने केशिका कहा। और जब ये केशिकाएं इनको जो ऑक्सीजन देनी थी वो ये कर चुकी है, CO2 ये ले चुकी है, उसके बाद में क्या होता है, ये वापस आपस में मिलके क्या करती है, शिराओं का निर्माण करती है। तो अगर यहाँ हम इसके कार्य की बात करें तो वो क्या होगा, ये धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम केशिका के लिए अगर नोट्स में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? जैसे ये हो गई हमारी केशिका, तो पहला तो हमने क्या कहा, ये धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट लिखना चाहे तो वो क्या होगा, इसकी भित्ति एक कोशिकीय पतली होने के कारण पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से करती है। अब इसके साथ ही क्या है, हमारी वाहिकाएं ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इनको शॉर्ट में वापस देखें तो क्या होता है, हमारी धमनी जो होती है वो रक्त को हृदय से दूर अंगों तक लेके जाती है। वहीं अगर हम शिराओं की बात करें तो वो रक्त को अंगों से वापस हमारे हृदय तक लेके आती है। और अगर हम केशिका की बात करें तो ये वो हिस्सा होता है या वो पतली परत वाला हिस्सा होता है जहाँ अंगों के और रक्त के बीच में आदान प्रदान होता है, और साथ ही ये क्या करती है, धमनियों और शिराओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो वाहिकाओं में जैसे हमने उनका डिफरेंस जो देखा उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर किसी एक के बारे में भी पूछ लिया जाए एक्सप्लेन करने के लिए तो इससे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य तो बहुत सिंपल हो गया ना, कि वाहिनियाँ क्या करती है, ब्लड को अंगों तक पहुंचाती है या अंगों से लेके आती है। अब अगर हम इनका कार्य लिखें तो वो क्या हो जाएगा, धमनी क्या करती है, ऑक्सीजनित रक्त को अंगों तक पहुंचाती है। ये तो हम धमनी में पढ़ चुके हैं ना, तो इनका कार्य लिखना बहुत आसान है, वही सब हमें वापस लिखना है। और वहीं अगर हम शिराओं के लिए कहें तो ये क्या करती है, अनॉक्सीकृत रक्त को हृदय तक लाती है। अब बची बात इसके अलावा इसका कार्य क्या होता है, रक्त व अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। अब आप कहें कि ये कार्य क्यों करवाए जा रहे हैं, तो जो हमारी NCERT है उसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ये वहन तंत्र होता है, इसके जो भी पार्ट है या इसके जो भी अंग है उनके कार्य के बारे में पूछा गया। तो हृदय का कार्य हमने पढ़ लिया, हमने वाहिनियाँ भी पढ़ ली और वाहिनियों का कार्य भी पढ़ लिया। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट की, यानी रक्त की। जो हमारी NCERT में रक्त के बारे में दिया हुआ है ना, वो तो सिर्फ प्लेटलेट्स के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन ये आखिर होती कहाँ है, ये सब हमें कन्फ्यूजन ही रहता है। हालांकि 9th में हमने पढ़ लिया है, फिर भी ये हमेशा ही एक कन्फ्यूजन ही रहता है कि ये कहाँ पाई जाती है, क्या होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रक्त को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और इनके जो सारे पार्ट्स होते हैं ना उनके कार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे CBSE की बात करें तो उसमें तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार ही रहता है ब्लड के बारे में। तो अब हम देखते हैं ब्लड को कितने हिस्सों से ये बना होता है। तो अगर हम रक्त की बात करें ना तो इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे लिक्विड तो हम सबको पता है द्रव्य होता है, और एक होता है ठोस। तो हमारे रक्त के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लिक्विड और दूसरा होता है ठोस। तो हम यहाँ पहला पार्ट लिख दिया लिक्विड,
और दूसरा हमारा हो गया सॉलिड। तो जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा के साथ इसको हम क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स। वहीं अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें तो ये हमारी होती है रक्त कणिकाएं। अब ये तो हमने देख लिया कि जो हमारा रक्त होता है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। पहला तो हो गया हमारा प्लाज्मा और दूसरा क्या हो गया, हमारी रक्त कणिकाएं। अब इनके परसेंटेज की बात करें कि लिक्विड ज़्यादा होता है या सॉलिड ज़्यादा होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है ना, उसका लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है और कितना होता है, 55%। वहीं अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें तो ये कम होता है और ये होता है 45%। अब रक्त कणिकाएं तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। रक्त कणिकाओं में बहुत सारी और भी तो चीज़ें आ जाती होंगी ना, तो वो कौन कौन सी होती है। पहला इसमें होता है हमारा आरबीसी सेल्स, दूसरी होती है हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स, और तीसरी जो हमारे कोर्स में है यानी प्लेटलेट्स। ये हमने रक्त कणिकाओं के 3 भाग पढ़ लिए हैं। अब हम कहें कि जैसे प्लाज्मा का क्या वर्क होता है, तो प्लाज्मा का वर्क होता है जैसे अगर हम केशिकाएं आदान प्रदान कर रही है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि जैसे फूड भी तो जा रहा है ना सारे ऑर्गन्स तक, और या वहाँ से नाइट्रोजन वाले वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं, CO2 आ रहे हैं, तो ये सब किस में घुलित होके जाते हैं, ये जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। मतलब हमारा जो फूड है, हमारे जो आयंस हैं, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है, हमारी जो CO2 है, वो सब कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं हमारे प्लाज्मा में। तो यहाँ हम लिख लेंगे, जैसे ये प्लाज्मा का वर्क भी हो जाएगा और ये प्लाज्मा को समझने के लिए भी इजी कर देगा कि जैसे फूड प्लस आयन अंगों को प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, CO2 प्लस वेस्ट मटेरियल अंगों से लाता है। तो ये तो हमने इसके कार्य देख लिए कि भाई यहाँ प्लाज्मा के कार्य होते हैं, लेकिन हम यहाँ देखें कि CO2 तो हमने यहाँ शब्द यूज ले लिया है कि ये CO2 तो लेता है अंगों से वापस, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो अभी हमने यहाँ यूज नहीं किया है। मतलब ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा के साथ नहीं जाती है हमारे अंगों तक। तो ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो अब हम आ जाते हैं हमारी रक्त कणिकाओं पे, वही हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कहा कि ये जो हमारी आरबीसी होती है ना, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, इससे ऑक्सीजन जब हमारा ब्लड हमारे लंग्स के पास से गुजरता है ना, तो ये हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेती है। फिर जब हम अंगों के पास पहुंचते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो क्या होती है, ये ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से हट जाती है और हमारे अंगों तक पहुँच जाती है। तो इसका मतलब हमारी आरबीसी क्या करती है, O2 को अंगों तक पहुंचाती है। ये तो हमारी आरबीसी का काम हो गया। अब अगर हम बात करें हमारी डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है, यानी ये जो फेगोसाइसिस का काम करती है, भक्षण का कार्य करती है। उसके साथ में इसमें एंटीबॉडीज़ भी पाए जाते हैं। जैसे लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, या जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको किल करने का कार्य करते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारी डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत। तो इसका क्या कार्य हो गया, मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
ये तो इनके कार्य हो गए। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है, जैसे अगर WBC का नंबर कम होता है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। अब कोई शरीर में कोशिकाएं है ही नहीं बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, तो हम क्या होते हैं, बार बार बीमार होते हैं। और वहीं अगर हमारे WBC का नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस ज़रूर है जिसके खिलाफ हमारी WBC क्या कर रही है, वर्क कर रही है। वहीं अगर हम RBC की बात करें तो हमने कहा इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वो कहाँ पहुँचती है, हमारे अंगों तक। अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है या हमारी RBC में जा रही है, तो अगर हमारे RBC का नंबर कम होगा या हमारी RBC में हीमोग्लोबिन का नंबर कम होगा, तो क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हमें सही ढंग से मिल नहीं पाती है। और इसका पता कैसे चलता है, जैसे कुछ लोगों को बहुत जैसे झटके से खड़े होंगे तो भी उनको चक्कर आ जाएंगे, या उनकी हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ इसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी NCERT का क्वेश्चन है, मैं इधर लिख दे रही हूँ कि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा। अब हमने कहा कि जैसे हमारी RBC जो है उसमें हीमोग्लोबिन ही तो वो है ना जो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या कम मिल रही है, तो क्या होगा, अंगों की कार्यदक्षता में कमी आएगी ना। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करें कि भाई हमारे अंगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या रहेगा, हमेशा ऐसा आलस सा बना रहेगा या चक्कर आते रहेंगे। तो दूसरा हम लिखेंगे चक्कर आना। और तीसरा क्या है कि जैसे हमारे हृदय का काम क्या होता है कि ये ब्लड को पंप करता है या ऑक्सीजन हमें पहुंचाता है। अब ये ऑक्सीजन अगर कम पहुंच रही है तो हमारे हृदय को हमारा मस्तिष्क कहेगा कि अपनी हार्ट बीट को बढ़ाओ और ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड कराओ। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे हृदय की जो होती है वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब ये हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे हृदय का काम ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, और अगर ये ऑक्सीजन हमें मिल ही नहीं रही है तो हृदय क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा ताकि अंगों को ऑक्सीजन मिल सके। और उससे क्या होता है, हमारे हृदय का जो कार्डियक साइकिल है ना वो जल्दी कंप्लीट होगा और हार्ट बीट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये सब हमें हो सकता है, या इनसे पता चलता है कि हमें हीमोग्लोबिन की कमी है। अब अगर हम अगले हमारे प्लेटलेट्स की तरफ चलें, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, अगर हीमोग्लोबिन के बारे में जैसे क्वेश्चन आया तो ये तो मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है। जब आप नोट्स बनाएं तो जैसे मैंने कहा है कि ऐसा क्यों होता है, कार्यदक्षता कम क्यों होती है, उस रीजन्स के साथ अगर आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम लास्ट जो प्लेटलेट है उनके बारे में बात करते हैं, और ये हमारे कोर्स में भी है। अब प्लेटलेट को क्या कहते हैं, हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे प्लेटलेट क्या होती है, हमारा रक्त तो पूरे शरीर में जाता है ना, तो उसके साथ हमारी प्लेटलेट भी पूरे शरीर में जाती है। अब अगर हम सोचें कि कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाए, या एक्सीडेंट तो चलो मरने के उसमें तो चांसेस रहते हैं, घर पे अगर हमारे नाइफ से हमारी अंगुली कट चुकी है तो अगर उससे ब्लड बाहर आना नहीं रुका और लगातार ब्लड लॉस हो रहा है तो उससे तो हमारे शरीर में धीरे धीरे जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो कम होते जाएगा। और जो हमारा हृदय होता है ना वो पहले तो ज़्यादा बीट करेगा ताकि हमारे अंगों को ऑक्सीजन सही प्रोवाइड हो सके, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इसके हार्ट बीट बढ़ने का भी कोई वो रहेगा नहीं कि जैसे ये कितना भी बीट कर ले हमें ऑक्सीजन हमारे अंगों को नहीं मिलेगी। और अगर ये प्रोसेस चलती रही, मतलब ब्लड लगातार लॉस हो रहा है और हमारी बॉडी में ख़त्म होने वाला है, तो उसमें क्या होता है, हमारे अंग जो होते हैं वो मर जाते हैं, हमारा हृदय जो होता है वो मर जाता है। तो इसका मतलब तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है उसको शरीर में बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर ब्लड वॉल्यूम शरीर में बना रहेगा तभी तो हमारे सारे अंग जो है वो सही से काम करेंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लगातार प्रोवाइड होती रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमारे इस रक्त को हमारे शरीर से बाहर बहने से रोकना है।
अब हम इसे रोकेंगे कैसे, तो वो कार्य कौन करती है, हमारी प्लेटलेट करती है। जैसे ये किसी हमें चोट लगी उस हिस्से के पास से गुजरती है ना, तो इससे एक रसायन बाहर निकलता है, और ये सब 2-3 रसायन जो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, वो मिलके क्या करते हैं, उस घाव को भर देते हैं, और रक्त का क्या होता है, लॉस उतना नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चोट लगने के समय रक्त का थक्का जमाने में मदद। अगर ये थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए रक्त का थक्का जमना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब हम कहें कि ये सिर्फ बाहरी चोट पे ही कार्य नहीं करता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी धमनियाँ होती है ना, प्रेशर की वजह से क्या होता है, उनकी जो आंतरिक दीवार होती है ना, उसमें भी कई बार डैमेज आ जाते हैं, तो उसको भरने का कार्य भी कौन करती है, हमारी प्लेटलेट। तो इसके 2 कार्य कौन से हो गए, पहला तो जैसे हमें चोट लग गई तो वहाँ ये थक्का जमा देगी और ब्लड लॉस से बचाएगी, और दूसरा क्या होता है, धमनियों की दीवारों में डैमेज आ जाता है, उसको ये सही कर देगी। और ये कार्य क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे धमनियों की दीवार फट गई तो ब्लड हमारे जैसे धमनियों से बाहर चला जाएगा, तो ये तो हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक है ना। और दूसरा, अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें भी हमारे मरने के चांसेस रहते हैं, तो उससे बचाने के लिए होता है। अब हमने यहाँ आज क्या पढ़ लिया, हमारी जो रक्त तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और ये रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो हृदय के हमने देख लिए, वाहिनियों के हमने देख लिए, और रक्त के कार्यों की बात करें तो वो मैंने रक्त पढ़ाने के साथ साथ ही आपको बताएं, तो वो इसके कार्य होंगे। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक लसिका बचा है और रक्तदाब बचा है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।